नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्टिस्टिक टॉक विद संकल्प श्रीवास्तव में। तो जैसा कि आपको पता है, हर बार नए आर्टिस्ट, नए लोग, नए कलाकारों को आपसे रूबरू कराते हैं। तो आज एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को हम यहाँ पर लेकर आए हैं जिनको आपने देखा होगा 100%, किसी एड में, तो किसी वेब सीरीज में, तो किसी मूवी में। तो हम स्वागत करते हैं शिवम अग्रवाल का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग भैया, थैंक यू सो मच। शिवम, हम लोगों का सफर भी काफी टाइम से एक दूसरे को हम जानते भी हैं। मेरे ख्याल में 12-13 साल हो गए हम लोग को जानते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। 2009 में हम लोग जुड़े थे जी। मैं आपको बताऊं, 2009 में हम लोगों ने एक प्रोडक्शन किया था, ताजमहल का टेंडर। तो वो ताजमहल का टेंडर में शिवम थे एज एन एक्टर और मैं था वहां पे म्यूजिक डायरेक्टर। तो हमारी वैसे तो मुलाकात वहीं हुई, लेकिन फिर क्लोजनेस उसी प्रोडक्शन के दौरान बढ़ती चली गई। तो शिवम, मेरी इस बात से मेरा सवाल जुड़ा हुआ है जी कि आपने इतने टाइम से थिएटर स्टार्ट कर दिया जी, मतलब आपकी बिल्कुल ग्रोन एज थी वो, कि आप उस टाइम पे अपने बारे में सोचते हैं। मतलब बहुत से लोगों का तो सोचना भी कॉलेज लाइफ के बाद में शुरू होता है कि अब मैं क्या करूं। आपने इतनी जल्दी खुद को पहचान लिया था? एक्चुअली मैंने पहचाना तो नहीं था। आप सही करें, वो एज में आपको नहीं पता होता, तो सेम मेरे साथ था कि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। क्योंकि बचपन से ही मैं अपने जो रिश्तेदार हैं उनकी नकल करता था, मिमिक्री करता था। फिर स्कूल में अपने टीचर्स की मिमिक्री करता था। तो हुआ क्या था कि मेरी जो जर्नी है, जो मुझे पता लगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ है, जैसा आपने बोला बहुत ही प्रतिभाशाली, तो मैं तो अपने आप को बहुत ही कम मानता हूँ। तो मेरा स्कूल है नेहरू पब्लिक स्कूल, जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की है। तो मैं स्कूल का हमेशा थैंकफुल रहूँगा कि उन्होंने मुझे मेरे गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर सुधीर राणा सर से मिलवाया। हालांकि उनको स्टार्टिंग में मैंने सीरियसली नहीं लिया था, जैसे कि किसी भी टीचर को नहीं लेता था मैं। मतलब मैं मिसबिहेव नहीं करता था, बट एक होता है ना क्लास का सबसे ज्यादा मस्खरा बच्चा, जो सबका मन लगा के रखता है, हंसा के रखता है। तो मुझे खुद नहीं पता था मुझे क्या बनना है। सबके पास अपने गोल्स थे, टारगेट थे। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। तो मैं क्लूलेस था। तो फिर स्कूल में जब राणा सर एक प्ले करने वाले थे, तो मुझे उसमें मौका मिला। मौका क्या मिला वो मैंने ले लिया कि मुझे पढ़ाई ना करनी पड़े। इससे अच्छा है कि मैं जितने फ्री पीरियड्स रहेंगे तो उसमें मैं अपना ये सब कर लूंगा, मतलब पढ़ाई से बच जाऊंगा मैं। तो उसमें मैंने पार्ट लिया। तो मैंने सोचा कि सबसे छोटा रोल मैं लूंगा। तो मैंने बोला कि सर मैं ये रोल कर लूंगा, सबसे छोटा वाला। तो जो लीड जो करेक्टर था वो नहीं कर पा रहा था, तो सर ने मुझे धमकी दी कि अगर तुझे करना है तो ये करना, नहीं तो मैं तेरी कंप्लेंट कर दूंगा ऊपर। तो मुझसे घबरा गया, क्योंकि अब एक्टिंग आप कर रहे हो, आप नाटक कर रहे हो, तो नाटक एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आप रुक नहीं सकते, बीच में कोई कट नहीं होता। तो उसमें भी मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि मुझे वो 60-70 पेज का वो याद करना है। तो मेरे बहुत चैलेंज था, लेकिन मैंने वो किया। और मेरी पहली अपीयरेंस पे इतनी तालियां बजी ऑडियंस की, इतना सब कुछ हुआ, इतना अप्रिसिएशन मिला स्कूल से। और जो टीचर्स थे उनके मतलब उनकी आंखों में रिस्पेक्ट मैंने देखी, मुझे समझाते थे। तो वहां से मुझे लगा कि नहीं यार, ये चीज जो एंटरटेनमेंट वाली जो है अंदर, मेरे अंदर, कि मुझे खुशी होती है कि कोई मेरे को देख के हंसे या खुश हो। तो वहां से मुझे वो एक पाथ मिला, एक राह मिली। वहां से मैंने थिएटर को, एक्टिंग को बहुत ही सीरियसली लिया। सो ऑल थैंक्स टू माय स्कूल एंड राणा सर। तो वहां से धीरे धीरे करके। अच्छा, वो पहला प्ले था कौन सा? वो था अंधेर नगरी चौपट राजा। अच्छा, तो वो तो एपिक प्ले है। वो किसी को भी डेब्यू करना है ना, उससे अच्छा प्ले है नहीं। वो हिट है बिल्कुल। अगर आपको राणा सर जैसे, अगर आपको तो क्या रोल था? मेरा राजा का ही रोल था। राजा का रोल? हाँ। तो वहां से स्टार्ट हुआ। तो तब मुझे लगा, और मुझे बताया मेरे टीचर्स ने कि NSD एक जगह है जहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाती है। तो मैंने कहा ऐसे कौन सा कॉलेज जहाँ पे एक्टिंग सिखाते हैं, एक्टिंग में कोई सिखाने वाली चीज होती है। तो मैंने रिसर्च की, फिर राणा सर के अंडर मैंने ट्रेनिंग ली, उनके साथ और मैंने प्लेस करे। और काफी एज एन एक्टर में काफी मतलब हर नाटक के बाद फाइन होता गया। उसके बाद जब मैं 18 साल का था, तब मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं अपना थोड़ा आगे इसको और प्रोफेशनली और अपना करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ।
देन मैंने इतना थिएटर करने के बाद मैंने एक्टिंग कोर्स किया, एक फिल्म एक्टिंग कोर्स किया था यहीं अपना गाजियाबाद में, एक अपना प्रोडक्शन हाउस था जिसने कोर्स करवाया था। तो वहाँ पे भी थिएटर के ही टीचर आते थे सिखाने, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत चीजें सीखी, जैसे कैमरा फेसिंग है, कहाँ पे कट है। और थिएटर में आप एक चीज आप करके आप खत्म कर देते हो, लेकिन आपको कैमरे के सामने हर एंगल में चीजें सेम करनी है, सेम रिएक्शन। तो वो चीज मुझे बहुत फायदा मिली वहाँ पे। देन जब मैंने मुंबई जाने का सोचा, मैं बहुत छोटा था, घर में सबसे छोटा मैं हूँ, तो घर वाले थोड़ा कंसर्न थे कि क्या करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि उस समय पॉकेट मनी 50 रुपए मिलते थे, बैंक का कोई काम नहीं आता था, कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल रॉ था, कुछ भी काम नहीं आता था। देन फिर सब पेरेंट्स की तरह सबका जैसे कंसर्न होता है कि पढ़ाई पहले कर ले, सब कर ले, तो मैंने अपने पहले प्ले दिखाए, मेरे पेरेंट्स को मैंने प्ले दिखाए, और जब उन्हें फीडबैक अच्छा मिला, देन दे रियलाइज कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि करता है, अच्छा करता है, इसलिए सब लोग अप्रिशिएट करें, इसलिए हम उनको इंसिस्ट करते थे कि आप इसको भेजो मुंबई। तो जब उन्हें थोड़ा रियलाइज हुआ, तब उन्होंने मेरे को मुंबई भेजा मेरे और दोस्तों के साथ। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ तो पहले पूरा टशन था, अरे अपने शहर के एक्टर है, मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जो असली रियलिटी चेक जो है ना, वो वहाँ जाके पता लगा कि भाई आपसे बेहतर बहुत लोग हैं। सही बात, बहुत लोग हैं। देन वहाँ पे 6 महीने मैंने स्ट्रगल किया पहला काम मिलने तक। तो वहाँ पे मैंने छोटे छोटे रोल से मैंने स्टार्ट किया। तो पहले तो ये जुनून था कि टीवी में आना है। तो 6 महीने में मैं अपना आ गया, टीवी में आ गया। तो घर वाले नहीं आ गया, चलो आ गया टीवी में, अच्छा अब इसके बाद क्या। फिर थोड़े और छोटे रोल जो थे वो थोड़े और स्ट्रेच होने लगे, थोड़े बड़े रोल होने लगे। देन होता गया, चलो ठीक है, अब इसके बाद क्या। देन मैं बहुत ही मतलब जैसा कि हर कोई जाके वहाँ पे होता है, किसी के पास कोई गॉडफादर नहीं है मेरे पास, या कोई इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है। तो वहाँ पे स्ट्रगल किया, खूब घूमा, सब चीजें करी, रेफरेंस टू रेफरेंस जाके मिलता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, मैं अपने आप ही जाके प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग डायरेक्टर से मिलूंगा, कुछ लगेगा तो वो मुझे बताएगा, एटलीस्ट जो बीच के जो बैरियर्स है वो तो हट जाएंगे ना। तो मैं डायरेक्ट जाके मिलता था। और 2015 में मैंने जनवरी में डिसाइड किया कि मैं सारे प्रोडक्शन हाउस की लिस्ट बना के, सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स की लिस्ट बना के सबके पास मैं विजिट करता था। मुझे इससे एक किस्सा याद आया जी। पंकज त्रिपाठी जी, उनका मैं एक बार देख रहा था, उन्होंने बड़ा अच्छा छोटा सा किस्सा है कि वो इसी तरीके से उन्होंने लिस्ट बनाई थी और वो कहते थे कि मैं जाऊंगा, मुझे कब बुलाएगा कोई कैसे पता, बिल्कुल नहीं पता। आपको अपने लिए खुद राह चुननी है, बिल्कुल, और खुद राह पे चलते रहना है। पंकज त्रिपाठी जी का वो जो किस्सा था वो ये था कि वो जितने भी उसमें जाते थे तो रेफरेंस देते थे, मुझे ईश्वर ने भेजा है। तो एक ने पूछा ये ईश्वर कौन से, वो माड़ा में रहते हैं? तो उन्होंने भी गेम खेल लिया, हाँ भाई और वो बोले मुझे ईश्वर ने भी भेजा है। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने जब इतने कम एज में ही आप पहुंचे वहां मुंबई जी, तो कौन कौन से ऐसे बैरियर्स आए जिनकी वजह से आपको लगा कि यार पता नहीं अब क्या होगा, अब कैसे होगा? कुछ ऐसा मन में थॉट आया कभी? बहुत सारे। एक्चुअली क्या था कि मैं बहुत ही छोटा था जब मैं चला गया था, तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे ऑडिशंस कहाँ होते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या बातें करनी चाहिए उनसे, कैसे अपने बारे में बताना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं जब स्टार्टिंग में गया था तो बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में मैं चला गया था पहले, तो वहाँ पे गेट पे रोक लिया था कि ऐसे नहीं आप अपने फोटोज, अभी तो जैसे व्हाट्सएप करो सब एकदम ओरिजिनल आपकी फोटोज मांगते हैं, ऐसा नहीं कि एडिटेड हो या आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अपना लेविश टाइप से शूट किया हो। तो उस समय क्या था, उस समय ये सब चीजें चलती थी, अच्छी फोटोज हो, अच्छे स्टूडियो में खींची हुई हो। तो मैंने फोटो खिंचवाई अपनी, तो हार्ड कॉपीज हर जगह जाके मैं देता था, वो बंडल के बंडल वो रखे वो कहीं जाते थे। और जब मुझे ये पता लगता था ना, जब ये सुनने को मिलता था कि नहीं यू आर नॉट फिट, तो मुझे लगता था कि एज एन एक्टर मैं नॉट फिट हूँ क्या? मतलब मुझे लगता था कि यार मैं कहाँ से फिट नहीं हूँ, अच्छा खासा दिख रहा हूँ, एक्टिंग सीखी हुई है, तो कहाँ से फिट नहीं हूँ। तो बहुत दिनों बाद के बाद पता लगा कि ये उस कैरेक्टर के हिसाब से हमें बोलते थे कि आप इस कैरेक्टर के लिए आप नॉट फिट हो। बिल्कुल। तो लगता था कि रिजेक्शन है यार, हम इतने कैपेबल नहीं है, क्या है। तो ये चीज तब होती थी। फिर ये बैरियर्स आते थे कि आप जो एड्रेस है प्रोडक्शन हाउस के, आप कैसे जाके मिलोगे।
कौन कास्टिंग कर, आप कैसे जाके मिलोगे? तो मैंने क्या किया था कि जितने भी, उस समय तो इंटरनेट का इतना वो नहीं था, किसी भी अपना आप नहीं जान पाते थे, इतनी जानकारी नहीं होती थी, तो मैं टीवी के सामने बैठता था। टीवी में जो शोज आते थे, टीवी शोज, सबके प्रोडक्शन हाउस के नाम, सबके प्रोड्यूसर के नाम, अगेन वही लिस्ट बनाता था, उसके अकॉर्डिंग फिर गूगल पे डाला या किसी से पूछा, क्योंकि मैं रहा था महाडा में, तो बहुत सारे ऑडिशन वहीं पे होते हैं, तो अपना निकले बाहर तो वाया करके कोई ना कोई आपकी हेल्प कर ही देता है, और वो खाली आपके जाने पर ही होगा। आप बैठे रहोगे, सोचोगे कि मुझे कोई कॉल करेगा या मुझे कोई मेरा दोस्त बताएगा, नहीं। आप जब तक आपकी क्या बोले, आपकी खुद की मेहनत आप नहीं करोगे ना पहुंच के, तब तक मुझे नहीं लगता कि भैया आप आगे बढ़ पाओगे। राइट। तो बैरियर्स तो बहुत ही थे, बहुत ही ज्यादा, लुक को लेके कि ऑडिशन के लिए जा रहे हैं। अब क्या होता है कि ऑडिशन आप जब भी जाओ देने, प्रॉपर आप देखो एज लिमिट क्या है, क्या लुक चाहिए, क्या कॉस्ट्यूम चाहिए, आपका 100% वो ऑडिशन लेगा ही लेगा। अगर आप जा रहे हो तो, अगर आप ऐसे ही चले जाओगे कि सर आई एम फिट, नहीं, अकॉर्डिंग टू द आप कैरेक्टर जाओगे तो आपका ऑडिशन होगा। पहले तो ऑडिशन नहीं होते थे मेरे, बहुत बार होता था ऐसा, बट हाँ। मैंने आपका एक याद है मुझे, अचानक से जो है मुझे शिवम दिखा एक दिन टीवी पे, तो आई वॉज सो हैप्पी। मैंने देखा, पहले तो मैं देखता रहा थोड़ी देर तक, मैंने कहा अरे ये तो शिवम ही है। तो वो था जिसमें आप एक अवार्ड फंक्शन में थे, ये हाँ, स्टार परिवार अवार्ड्स, और उस टाइम पे आप ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल कर रहे थे। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल ने आपको क्या दिया, मतलब उसके बाद से आपकी लाइफ जो आगे बढ़ी, उसमें ये रिश्ता का कोई रोल है? बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि ये रिश्ता इंडिया का नंबर 1 शो था जब मैंने किया था, उससे पहले भी था और आज भी है। आज भी ओटीटी पे लोग देखते हैं, ओटीटी पे देखते हैं, और उसकी रीच बहुत है, बहुत ही, एक तो मैं बताऊं बहुत ही प्यारा शो है। बिल्कुल, उसमें कोई ज्यादा बर्डन नहीं होता, कोई वैसी स्टोरी नहीं आती जिससे एकदम लगे कि सास बहू का झगड़ा चल रहा है। तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि मुझे जब वो मिला था तो सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने मेरे दादा का कैरेक्टर किया था वो थे मिस्टर आलोकनाथ जी, जिनको सब लोग जानते ही हैं, मतलब अपने आप में लेजेंड है वो। एंड ही इज सो हम्बल कि कभी कभार होता था कि मेरे सीन में कुछ मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ही यूज्ड टू लाइक कि बेटा तुझे जो करना है तो कर, मैं साथ में हूँ। तो पहले ही एपिसोड से, जैसे आज एपिसोड मेरा टेलीकास्ट हुआ है, नेक्स्ट डे मैं सुबह शूट पे जा रहा हूँ, मेरी सोसाइटी में मंदिर था, वहाँ पे मैं रोज अपना हाथ जोड़ के जाता था। साइड में एक आंटी खड़ी हुई थी, तो उन्होंने पूछा मेरे से, बेटा आप ये रिश्ता में आते हो? मैं सुबह का दिन, कल ही मेरा एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है और आज से ही वो रिकग्निशन मिलना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब ये लगा लो कि वो शो ऐसा है कि हर कोई अपना वो नहीं होता गंगा में हाथ धोने वाला, तो मेरे लिए तो वो हुआ। और मेरे को शो में एक तो रिकग्निशन बहुत मिला, ऊपर से इतना अच्छे, मतलब इतनी अच्छी यूनिट, इतने अच्छे डायरेक्टर्स, और जो प्रोड्यूसर है मिस्टर राजन शाही, वो इतने हम्बल, इतने काइंड है कि मतलब वेरी डाउन टू अर्थ। तो मैंने कुछ 1 साल मैंने वो शो किया था, 1 साल तक मेरा ट्रैक चला था उसमें। उसके बाद उनके प्रोडक्शन की पहली कॉमेडी वेब सीरीज ओटीटी पे, यूट्यूब पे उन्होंने मुझे एज ए लीड उन्होंने दी, जिसका टाइटल है LSV। तो ये रिश्ता से मुझे इतना रिकग्निशन मिला कि मुझे LSV मिली। LSV से मैं बहुत ज्यादा अपना पॉपुलर हो गया। तो मेन जो आप क्या बोले, जो नींव है ना, वो मेरा जो अभी तक मैं कुछ अगर आगे कर पा रहा हूँ भगवान की दुआ से, तो वो ये रिश्ता के वो ना बदौलत है। तो आप बेसिकली सभी वर्गों के लिए आप एक नोन चेहरा हैं। हाँ, मतलब जो थोड़ा ज्यादा एज के लोग हैं, वो अगर वो देखते हैं ये रिश्ता, तो वो भी आपको समझते हैं, जानते हैं, और जो यूथ जनरेशन है वो भी आपको जानते हैं। बिल्कुल। कभी आपको ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा और इसको ब्रॉड किया जाए, क्योंकि अभी एक जानना और एक ह्यूज लेवल पे आना, उसके लिए आप क्या मेहनत कर रहे हैं? उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अपने जो भी मुझे काम मिलता है उसको बहुत ही दिल से, शिद्दत से करता हूँ, और यही सोच के करता हूँ कि मुझे काम से काम मिले। राइट, वो तो चेन है पूरी। हाँ, तो इसी माइंडसेट के साथ काम करता हूँ कि ये जो भी मैं काम करूँ वो हर इंसान के पास पहुंचे, हर कोई देखे। बिल्कुल। तो वो ये मेहनत जारी है, कर रहे हैं मेहनत। तो शिवम जी जो है, आप देख रहे हैं इतने टाइम से अपना पूरा काम में लगे हुए हैं, आप लोगों को भी लगना पड़ेगा।
जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि यार बस चलो चल पड़ते हैं, और उनको कोई फिर सोचते नहीं आगे का कि किस तरीके से आपको पूरी स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ता है। स्ट्रैटेजी अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में हो, आपको ठोकरें लगेंगी ज्यादा। ठोकरें सबको लगती हैं और ठोकरों से ही सीखना है, लेकिन ऐसी ठोकरें नहीं लगनी चाहिए कि जिससे आप अपने करियर जो आप चुनने वाले हैं उससे पीछे हटने लग जाएं। नहीं, अगर आपने चुना है तो पूरा करिए, लेकिन पूरा जब होगा जब सही रास्ता मिलेगा। बिल्कुल। आप इतने लोकप्रिय रहे ये रिश्ता से, और एक घटना अभी मैंने सुनी थी कि एक गांव में एक बच्ची ने आपको पहचान लिया, और जबकि वो शूट चल रहा था। बिल्कुल। यानी कि हर एक जगह पर ये रिश्ता क्या कहलाता है पहुंचा है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जो आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ये जो आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह चल रहे हैं और काफी ग्रो कर रहे हैं, और हर एक के मोबाइल में आज के टाइम पे कोई ना कोई ऐप है, ये एप्स जो है ये अच्छाई की ओर है या बुराई की ओर है? क्योंकि टीवी से थोड़ा बहुत लोग साइड होते हैं, या मूवी हॉल्स जाने से लोग बेहतर समझते हैं यार अपने घर पे ही 5.1 लगा दिया है, वहीं पे बैठ के अपना नेटफ्लिक्स खोल देंगे या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म खोल देंगे। तो ये अच्छा है या बुरा है आपकी नजर में? मेरी नजर में बहुत अच्छा है, क्योंकि टाइम बाय टाइम ऑडियंस भी स्मार्ट होती गई है, ग्रो किया ऑडियंस ने। अब देखो, अब जैसी स्टोरीज या जैसी पिक्चरें बन रही है, जैसी वेब सीरीज बन रही है, आज से 10 साल पहले नहीं बनती थी। ठीक है, टीवी अलग मीडियम है, पिक्चर हॉल अलग मीडियम है। OTT पे क्या है कि OTT से आप ज्यादा आप रिलेट कर पाते हो, आप किसी भी टाइम आप कुछ भी चीज आप देख सकते हो, और हमारे जैसे मतलब जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी खुल चुकी है। राइट। तो आप देखो कितनी सारी एप्स हैं, इतने सारे एस्पायरिंग डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, तो सबके लिए बहुत ही ज्यादा अपना मतलब फायदेमंद चीज है। और ये भी है कि आपको चांस मिला है, तो डिजर्विंग लोग जो है उनको काम मिल रहा है। बिल्कुल। तो OTT का तो मैं कहूँगा कि फायदा है, और टीवी की ऑडियंस का अपना टेस्ट है। जैसे उन्हें टीवी देखना पसंद है, जैसे अभी जो यंग जनरेशन है वो टीवी से इतने रिलेट नहीं कर पाते, वो सास बहू के उनको जो स्टोरीज होती हैं कुछ भी नहीं। टीवी देखिए, आज भी जो गांव है वहाँ गांव कस्बे में टीवी जो है वो मस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो उनके पास शायद मोबाइल वो नहीं रखेंगे, स्मार्टफोन, लेकिन टीवी उनके घर पे रहेगा, चाहे दुकान हो चाहे कुछ भी हो, वो चलेगा। नहीं, टीवी की जगह तो कोई नहीं लेगा। टीवी मतलब हर समय अपना टीवी ने ही अपना, चाहे वो न्यूज ले लो आप, चाहे कुछ भी ले लो, सो मतलब अलग अलग माध्यम है, अलग अलग अपना चीजें हैं। अब जैसी वेब सीरीज और जैसे कंटेंट आप OTT पे देख रहे हो वैसे आप टीवी पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप टीवी क्या है, आप फैमिली के साथ आप बैठ के देखते हो, घर में छोटे बच्चे भी होते हैं वो भी चला के देखते हैं टीवी। तो जैसे वेब सीरीज का जो टेस्ट है वो अलग है, मतलब यूथ का अलग ही टेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि यूथ भी अपना टीवी देखते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं तो कहूँगा बहुत ही फायदेमंद चीज है, जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी हमारे लिए उतना ही अच्छा है, तो फायदा तो है OTT का। आपने इतना लंबा सफर तय किया, इतने टाइम से आप थिएटर से जुड़े रहे, थिएटर आपके लिए क्या है? थिएटर मेरे लिए आप ये लगा लो जैसे एक वो नहीं बोलते जो क्या बोलते मदर्स मिल्क, जो माँ का दूध होता है पहला, उसी से बच्चा पनपता है, तो उसी से वो थिएटर मिलने वैसा है। वही मतलब वहीं से मैंने सीखा है, जो आज कुछ भी मैं कर रहा हूँ, कुछ भी कर पाता हूँ, तो ऑल बिकॉज ऑफ थिएटर। सीखा मैंने वहीं से, हर एक चीज मैंने थिएटर से सीखी है। बिल्कुल, थिएटर तो मेरे लिए वैसा है एकदम। अच्छा, बीइंग इन अ बनिया फैमिली, हमेशा जो बनिया फैमिलीज के अंदर ये चलता आता है कि भाई लड़का बड़ा हो गया है, चलो कोई इसके लिए कुछ बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर गले पे बैठाओ या कुछ भी इस टाइप से वो सोचते हैं। आपके माँ बाप ने आपको बहुत सपोर्ट किया, बहुत। आपकी फैमिली आपके साथ हमेशा पिलर की तरह खड़ी रही। बिल्कुल।
और जो कि मेरे विचार से आपकी एक सक्सेस का रीजन ये भी है बिल्कुल। कि आपकी फैमिली आपके साथ रही। मेन रीजन ही वही है। बिल्कुल नहीं, एक रीजन ये भी है कि हाँ आपने मेहनत भी करी। मेहनत की तो मैं ये भी बता रहा हूँ भाई, फैमिली के सपोर्ट से नहीं होता, मेहनत भी करनी होती है। तो आपको कोई ऐसी दिक्कत परेशानी कभी पापा ने डांट दिया हो कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, अब आजा वापस आजा, कुछ ऐसा? नहीं, मैं आपको एक अच्छा इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी जो मदर है बचपन से ही उनको जो आर्ट्स की साइड पे उन्हें बहुत ही ज्यादा उनका है। मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो भी अपना ट्रेंड कथक डांसर है। Okay. तो मेरी मदर को हमेशा से ये था कि मतलब बच्चों का जो मन हो वो करें। पापा का भी ऐसे था, बट पापा को ये था कि जैसे मैं स्टडीज में थोड़ा कम मेरा ध्यान था, तो उनको ये था कि एटलीस्ट ये अच्छा खासा ग्रेजुएट हो जाए, उसके बाद ठीक है देख लेंगे, मतलब जो हर पेरेंट का होता है। तो पहले तो पापा फेवर में नहीं थे, मतलब कर रहा है ठीक है, लेकिन करियर वाइज नहीं थे, कन्विंस नहीं था, मैं बोलूंगा वो कन्विंस नहीं थे। तो जब सब चीजें हो गई, जब मैं मुंबई जा रहा था तो सबसे ज्यादा पापा रोए थे, ठीक है। और उसके बाद मुझे सुबह अगर 7 बजे शूट पे पहुंचना है तो मुझे कई बार दूर होता था शूट, तो मुझे रात को 3 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, तो मुझे सबसे पहला फोन पापा का आता था। अगर चाहे 3 बजे भी उठना है तो पापा फोन करके बोलते थे कि बेटा उठ गया, अच्छा चलो शूट पे जाना है, सही से हो जा, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट बाद फिर फोन आता था, सोया तो नहीं। तो इतना ज्यादा कंसर्न था। और अभी भी पूरा सपोर्ट है हर चीज को लेके, चाहे फाइनेंशियली ले लो, चाहे इमोशनली ले लो, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आप कब बिखर जाओगे आपको नहीं पता। सो एटलीस्ट आपके पास एक बैकअप सपोर्ट आपकी फैमिली का होना चाहिए, जिनसे आप सारी बातें शेयर कर सको। बिल्कुल। तो मुझे अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है कि चल कुछ नहीं हो रहा तू लौट के आ जा या कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने हमेशा बोला नहीं तू लगा रहे, हो जाएगा, मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बस तू अपनी मेहनत कर, बाकी हम बैठे हुए। तो ये रहा है मेरे साथ। तो अच्छा, घर के सबसे छोटे जी, तो उनसे कुछ ज्यादा, मतलब छोटे जो सबसे छोटा होता है उससे थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैचमेंट भी होता है। तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था अपने मम्मी पापा को यहाँ छोड़ के अचानक से मुंबई शिफ्ट होना? स्टार्टिंग में तो मेरे लिए बहुत ही, आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं अपना जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने अपना हमेशा सोचा था। फिर जैसे जैसे मुंबई में रहा और जैसे जैसे वहाँ की चीजें देखी, रोज अपना उठ के जाओ, रिजेक्शन लेके आओ, सब चीजें करो, तो फिर मुझे घर की याद आती थी। और जब मैं घर पे आता था 1 महीना 2 महीना 3 महीना मैं रह के जाता था यहाँ से, तो वो बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता था, क्योंकि मैं वहाँ पे अकेला फील करता था, बहुत ही अकेला फील करता था। और मैं अपने घर पे ये नहीं बोल सकता था कि मैं परेशान हूँ या मैं कुछ भी हूँ, क्योंकि उनका ये होता बेटा परेशान है तू आ जा, ठीक है, क्योंकि ये करियर चॉइस ये मैंने अपना तय करी थी। तो मैं अगर मैं बोलूँ कि मैं उदास हूँ तो वो नहीं चलेगा, वो मुझे खुद ही खराब लगेगा, क्योंकि ये मेरी अपनी चॉइस है। और इतना सेक्रीफाइस करके मेरे पेरेंट्स मुझे वहाँ अपना सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं खुद, मेरे लिए खुद होता था कि यार मैं अपने घर वालों को छोड़कर मैं इतनी दूर हूँ, तो मुझे कुछ करना ही है। बिल्कुल। तो वो विल पावर है ना अंदर से, वो आ ही जाती है। तो मेरे लिए मुश्किल तो था, इमोशनली भी था। अभी भी अगर मैं जाऊंगा ना, मैं अभी अच्छा खासा बड़ा भी हो गया, अभी मैं अगर घर से जाता हूँ तो एयरपोर्ट तक या रेलवे स्टेशन तक मैं रोता जाता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में आती है यार। खैर वहां जाके तो अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो टफ तो था मेरे लिए भी, फैमिली से दूर ना रहो, क्योंकि यहाँ पे सब चीजें अवेलेबल है, यहाँ पे सब चीज आपको खुद करनी है। मुंबई एक बहुत ही प्रोफेशनल जगह है, मतलब वहाँ की लाइफ अगर आप देखें तो वो प्रोफेशनलिज्म वहाँ बोलता है, इमोशनल कंसर्न साइड आता है। तो कभी इमोशनली वीक हुए हैं मुंबई में कि अकेले जाके यार मूड सही नहीं है, अकेले जाके बीच पे बस बैठ के देख रहे हैं, सिर्फ सनसेट ही देख रहे हैं, अकेले ही बैठे हैं, कि जिससे खुद को थोड़ा सा रिलैक्स कर पाए? ऐसा कई बार हुआ है, क्योंकि क्या होता था कि मेरे साथ ऑडिशन की तो रिजेक्शन तो बहुत हो गई, उसकी तो आदत हो गई थी। मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैंने शो के लिए एज अ सेमी लीड मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, सब चीजें की, और सडनली ऐसा कुछ आता है कि यू हैव बीन रिप्लेस्ड। तो कई बार उदास होता था, अपना बैग टांग ऊपर देखा, मैंने कहा देख रहे हो क्या हो रहा है। तो ऐसा होता था, अकेलापन होता था। लेकिन मैं सबसे पहले मैं अपने दोस्तों के पास भागता था, कभी मैं सी साइड जाके अपना बैठा नहीं, क्योंकि मुझे अकेलेपन से बहुत अपना चिढ़न होती है, अकेले नहीं बैठ सकता मैं। तो फ्रेंड्स थे काफी, और काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे मुंबई में, तो उनके पास जाता था, वही सपोर्ट करते थे।
फिर बाद में इन सब चीज़ों की आदत हो जाती है, हर चीज़ आपके साथ में फर्स्ट टाइम होती है, तो बाद में 2-3 बार हुआ, पिक्चर से भी निकल गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो वो तो आदत हो गई थी फिर। तुम कभी मूवीज के लिए ट्राई करा आपने? मैंने मूवीज़ के लिए ट्राई किया एंड आई वॉज ऑलमोस्ट सेलेक्टेड फॉर बिग बैनर मूवी, लेकिन चीज़ें वही है, नहीं होनी थी, और जो नहीं होती ना, मैं उसको सबसे ज़्यादा मैं अपने लिए खुशी मानता हूँ कि ये नहीं हुई ना इतनी मेहनत करने के बाद, तो मेरा उसमें कुछ नुकसान ही था। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो मुझे मिलता है वो मेरे लिए बेस्ट मिलता है। तो आज तक जो भी मैंने काम किया है, कुछ भी किया है, वो कहीं ना कहीं वो बेस्ट जाके रहा ही है। चाहे वो ये रिश्ता ले लो, चाहे मेरे साउथ इंडिया के एपिसोड ले लो, चाहे मेरी वेब सीरीज ले लो, तो मेरे लिए जो भी मैंने काम किया वो मेरे लिए बेस्ट है अभी तक, और जो मुझे मिलता है वो मेरे लिए बेस्ट ही होता है। अच्छा, वैसे आपको एक चीज तो मैं ये मानूंगा कि आपको जो भी कंटेंट मिलता है उसकी राइटिंग बड़ी अच्छी होती है, मतलब वो स्टोरी लाइन हमेशा आपको बड़ा अच्छा मिलता है। तो ये आपका लक भी साथ में जुड़ा हुआ है इस पे कि यार सच में जितने भी आपको रोल मिले हैं आपने निभाया तो अच्छा है ही, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो कंटेंट अगर अच्छा नहीं होता है तो निभाने में भी ना थोड़ा सा कसर रह जाती है। लेकिन आपने हमेशा अच्छा निभाया है, कंटेंट भी अच्छा आपका रहा है शुरू से। हमेशा से बिल्कुल। तो आप यूथ को, जो अभी हमारा यूथ है, हमारा जो टीनेजर्स हैं, उनको आप थोड़ा सा ये समझाएं कि किस तरीके से वो आगे बढ़ें अगर वो इस लाइन में ट्राई कर रहे हैं। अगर वो प्रिंट से अपनी शुरुआत करना चाहते हैं तो प्रिंट से करें, अदरवाइज उनको क्या एक रास्ता मिलना चाहिए, ये आप थोड़ा सा उनको गाइड करें, हमारे टीनेजर्स को। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा भैया कि किसी भी काम में आपकी ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। अगर आप गाड़ी भी चलाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है, कैसे चलती है, अदरवाइज आप ठोक दोगे गाड़ी। तो सेम एंटरटेनमेट फील्ड का भी ऐसे ही है। क्या है कि अगर आप एज एन एक्टर आप जा रहे हो काम करने, काम मांगने, तो पहले आपको, मैं जो मानता हूँ, आपको बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है एक्टिंग की। आप एक्टिंग की ट्रेनिंग लो, आप अच्छी जगह थिएटर करो, आप फिल्म एक्टिंग कोर्स करो, उसके बाद आप ट्राई करो। और ट्राई भी ऐसे, क्योंकि आजकल लोग कोर्स कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद उनका पहला क्वेश्चन होता है कि ऑडिशन हम कैसे मिले, फेक ऑडिशन होते हैं, फेक ऑडिशन हमें कैसे पता लगे कि कहाँ पे होते हैं ऑडिशन। तो अभी मैं भी जब गया था तो दिल्ली में भी मैंने कई सारे ऑडिशन दिए जो फेक होते थे, वो हमारी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। बिल्कुल। अब जिसको जैसा काम करना है वो तो करेगा ही करेगा। मुंबई में भी ऐसी होता था, मुंबई में भी काफी जगह पता लगता था अबे ये तो फेक ऑडिशन है, फेक ऑडिशन है। फिर हमें लगता था पता कैसे करें। तो वही मैंने कहा कि मतलब पहले आप प्रॉपर ट्रेनिंग लो, पहले आपको मॉडलिंग में जाना है, आप उसकी ट्रेनिंग लो। बहुत ही स्कोप बहुत है, बहुत, आप इंटरनेट आपके पास है, आप डालोगे इंटरनेट ये अपना मॉडलिंग कोर्स, एक्टिंग कोर्स, तो आपके साथ बहुत सारे अपना आपको निकल के आ जाएंगे ऑप्शंस। पहले आप ट्रेनिंग लो, उसके बाद आप रिसर्च करो कि अगर आपको टीवी करना है तो टीवी के जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनके शोज देखो, अगेन वो लिस्ट बनाओ, जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स है आप उनकी लिस्ट बनाओ, उनके पास जाओ। अगर आपको एंटरटेन नहीं करते, आप उनकी ईमेल आईडी लेके आओ, आप अपना एक नॉर्मल सा एक पोर्टफोलियो शूट कराओ नेचुरल लाइट में, और नेचुरल फोटो, जो कि एडिट ना करो बिल्कुल भी, क्योंकि फोटो में अलग और आप रियल में जाओगे अलग, तो इम्प्रेसिव नहीं होता है वो। तो प्रॉपर आप लिस्ट बनाओ कहाँ पे क्या करना है। और आजकल तो इतनी अच्छी एजेंसीज हो गई हैं, जैसे बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, उनकी कास्टिंग एजेंसी है, कास्टिंग बे है, एंटी कास्टिंग है, और भी कितनी सारी हैं। तो आप उनमें आप एनरोल करो, उनको आप अपनी प्रोफाइल भेजो, और एड्रेस आपके पास मेंशन है इंटरनेट पे, आप उनके पास जाओ, इंट्रो दो, और सब लेते हैं। जैसे सबको अच्छे एक्टर्स चाहिए ही चाहिए। तो और आजकल तो न्यू फेसेस की बहुत ज्यादा डिमांड है, और साथ में ओटीटी प्लेटफॉर्म जब से खुला है तब से तो एक्टर्स चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल लगातार चाहिए। बहुत अपॉर्चुनिटी है। सीधा फंडा है कि भैया मैं ये मानता हूँ कि सही जगह सही मेहनत से आप करोगे, भले ही एक्टिंग के अलावा कोई भी आप काम करोगे, आप सही मेहनत सही ट्रेनिंग के साथ कर रहे हो तो आप बिल्कुल आगे जाओगे। और सबसे बड़ी बात है पैशन, जुनून, वो बहुत बहुत जरूरी है, होना चाहिए। बिल्कुल। तो वही चीज आपको बांधे रखती है। बिल्कुल, पैशन से अगर प्रोफेशन क्रिएट होता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। ये हम दोनों लकी हैं इस बात पे कि हमारा जो पैशन था वही हमारा प्रोफेशन है। तो शिवम, थैंक यू सो मच, आपने इतना बढ़िया जबरदस्त हमें एक बच्चों को ये दिया, सीख दी कि जिससे वो अपने रास्ते को चुन सके।
तो आप लोगों ने देखा सुना शिवम, इनको आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सर्च करें, ये तुरंत मिलेंगे, और इनको लाइक करें। और एक बात कि अगर आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, आप शिवम को डायरेक्ट उनके इंस्टाग्राम से मैसेज कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, कोई बात शेयर कर सकते हैं, वो आपको 100% आंसर देंगे। तो शिवम, थैंक यू सो मच अगेन, और हमारे शो पे 4 चांद लगाने के लिए। तो ये थे शिवम अग्रवाल, और ऐसे ही आर्टिस्टिक टॉक में हम आगे नए नए नगीनों को लेकर आएंगे। जुड़े रहिए हमसे, हमें भी लाइक करिए, हमें भी कमेंट करिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।